सी टेट सितंबर 2026 में जो जिसका एग्ज़ाम होने वाला है वो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। आज का क्लास में हम बात करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी, यानी प्लांट फिजियोलॉजी पादप कार्यकी किसे कहते हैं। इस चैप्टर से आपको 2 से 3 नंबर ज़रूर आपको इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। प्रत्येक साल जो एग्ज़ाम होता है, प्रत्येक एग्ज़ाम में इस चैप्टर से 2 से 3 नंबर ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके आपको बताते हैं कि कहाँ से इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं, खास करके सी टेट के लिए। तो पहला पॉइंट यहाँ पर है कि पादपों का अध्ययन जो होता है बॉटनी कहा जाता है। ठीक है ना। एक होता है क्या, एक होता है बॉटनी होता है जिसे पादपों का अध्ययन कहते हैं, एक होता है जूलॉजी जिसे जंतुओं का अध्ययन कहते हैं। तो पादपों का अध्ययन होता है बॉटनी और जूलॉजी जो होता है वो जंतुओं का अध्ययन होता है। अगर बॉटनी के जनक की बात करते हैं तो इसका जनक होता है थियोफ्रेस्टस। बॉटनी का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। स्टीफन हेल्स को पादप कार्यकी यानी स्टीफन हेल्स को प्लांट फिजियोलॉजी का जनक कहा जाता है। तो आपसे सवाल पूछेगा कि प्लांट फिजियोलॉजी का जनक किसे कहते हैं, तो स्टीफन हेल्स को कहते हैं। अगर भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाए तो विलियम रॉक्सबर्ग को कहा जाता है, विलियम रॉक्सबर्ग। तो यहाँ पर देख लीजिए, स्टीफन हेल्स जो है सो प्लांट फिजियोलॉजी का जनक और विलियम रॉक्सबर्ग जो है सो भारतीय बॉटनी का जनक कहा जाता है। अगर पेड़ पौधा की बात करते हैं तो इसका जो बाहरी अध्ययन होता है, जो इसके बाहर का अध्ययन करते हैं उसे जो है सो आकारिकी मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। ठीक है ना। बाहरी अध्ययन में जितने भी हम अध्ययन करेंगे तो उसको कहा जाता है मॉर्फोलॉजी। तो आपसे सवाल यहाँ पर ऐसे पूछता है कि मॉर्फोलॉजी का अध्ययन किस में होता है, क्या बाहरी अध्ययन में होता है पेड़ पौधा का या आंतरिक होता है, तो आप लगाइएगा बाहरी में। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है, अगर ये बताइए कि अगर आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं यानी प्लांट पेड़ पौधा पढ़ रहे हैं तो प्लांट में सबसे पहले क्या होता है, क्या पहले फल होता है या पहले जड़ होता है, तो बोलिएगा कि सर पहले जड़ होता है। जब जड़ होता है तो क्यों ना सबसे पहले जड़ को ही पढ़ा जाए। जड़ को इंग्लिश में रूट बोलते हैं। तो रूट क्या होता है, जड़ क्या होता है, तो पौधे का वह भाग जो जमीन के नीचे रहता है उसे क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। अब एक पॉइंट आता है टहनी। पौधा का जैसे मान लीजिए कि सबसे ये निचला हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पर जो है पीपीटी में साधन नहीं होने के कारण लिख नहीं पाते हैं उतना अच्छा से, तो आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। पौधा में एक टहनी होता है और टहनी किसको कहते हैं, तो पौधा का वह भाग जो जमीन के ऊपर रहता है उसे टहनी कहते हैं, जिसको सूट कहते हैं। रूट और सूट सबसे अंदर में क्या रहता है, तो रूट रहता है सबसे अंदर में। मान लेते हैं कि एक पौधा है, ठीक है, एक पौधा है, तो सबसे अंदर में क्या होता है, ये तो जड़ होता है। और ये ऊपर वाला जो डंठल जिसको देखते हैं ये इसी को बोलते हैं टहनी, जिसे सूट बोलते हैं। यहाँ तक समझ गए। अगर हम रूट की बात करते हैं, रूट को जड़ बोलते हैं और इसे मूल भी कहते हैं। जड़ बोलिए या मूल बोलिए। जब हम कोई बीज को लेते हैं, जब कोई हम बीज को लेते हैं तो उसका निचला भाग को मूलांकुर कहा जाता है। अगर आप बीज को बोते हैं तो बीज को बोते हैं, जब उसमें निचला जड़ निकलता है उसे मूलांकुर कहते हैं। यानी बीज में सबसे पहला क्या निकलता है, तो मूलांकुर निकलता है। और ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, तो परांकुर कहा जाता है, पलमल कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर आप बीज को बोते हैं और बीज में जो अंकुरा आता है, अंकुरन जो आता है, और अंकुरन का सबसे जो निचला हिस्सा होता है उसे मूलांकुर बोलते हैं और उसका ऊपरी भाग को बोलते हैं परांकुर। ये बात समझ में आ गया। जड़ का जो निर्माण होता है क्या रेडिकल से होता है या नहीं, जड़ जो होता है मूलांकुर, जो चूँकि बीज का सबसे निचला हिस्सा मूलांकुर होता है, तो जड़ का निर्माण किससे होगा, तो मूलांकुर यानी रेडिकल से होता है। इतना बात समझ गए। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगला पॉइंट है कि पॉजिटिव जियोट्रॉप, यानी जो नीचे की तरफ जाते हैं उसे पॉजिटिव जियोट्रॉप कहते हैं, और जो निगेटिव होता है उसे फोटोट्रॉप कहते हैं, जहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँचता है। मान लेते हैं कि ये क्या है, तो एक बीज है और बीज का जो निचला भाग जो जड़ होता है उसे रेडिकल मूलांकुर कहते हैं, जो ऊपरा भाग होता है उसे परांकुर कहते हैं। जड़ जो होता है नीचे चला जाता है और जड़ में ब्रांच बनाने वाले को नोड या इंटरनोड, जड़ में ब्रांच बनाने वाले नोड या इंटर नोड नहीं होता है। जड़ में ब्रांच बनाने वाले नोड या इंटर नोड नहीं होता है, इसे आप याद रखना है।
यहाँ पर एक हम पेड़ लेते हैं, पेड़ बोलते हैं, पौधा लेते हैं, एक छोटा सा कोई पौधा लेते हैं और इस पौधा को हम देखते हैं। तो पौधा को आप देखते हैं तो सबसे नीचा में क्या होता है, जड़ होता है, रूट कैप होता है। उसके बाद ये इसमें जो दाने छल्ले छल्ले जो निकले रहते हैं, जड़ में नहीं निकले रहता है पूरा, जड़ पे जड़ जड़ पे जड़, तो उसको बोलते हैं रूट हेयर, जिसे मूल रोम बोलते हैं। और सबसे ऊपर में क्या होता है, जड़ होता है। जड़ में भी 3 भाग होता है, सबसे नीचा में होता है रूट कैप, खिचड़ी हो गया, सबसे नीचा में होता है रूट कैप, उसके ऊपर में जो छल्ले जैसे बने रहता है, जड़ पे जड़, काफ़ी सारा जड़ जो रहता है बने हुए, उसे मूल रोम बोलते हैं। और जो एक सीधा सा निकला रहता है, जैसे मान लीजिए इसको बोलते हैं जड़, और ऐसे इस पे निकले रहता है तना के जैसे पूरा, तो इसे बोलते हैं मूल रोम। और जो सबसे नीचा में होता है उसे बोलते हैं रूट कैप। तो 3 प्रकार का होता है नीचा में, जड़ के नीचे में। तो आपसे अगर सवाल पूछेगा कि रूट कैप क्या होता है तो समझ जाइएगा आप, और रूट हेयर क्या होता है, रूट क्या होता है, तीनों में अंतर समझ गए। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है कि जड़ का काम होता है पानी सोखना नहीं, बल्कि पेड़ को खड़ा रहने का काम होता है। जड़ का काम केवल पानी को सोखना नहीं, बल्कि उसे खड़ा रहने का भी काम करता है। ना ही जड़ पानी को सोखता है, अवशोषित करता है। जड़ जो होता है वो क्या करता है, पानी को नहीं सोखता है। पानी को सोखने का काम क्या करता है, जाइलम करता है। और फ्लोएम का काम होता है क्या, फल को, भोजन को पहुंचाना। इतना बात समझ गए। साधन नहीं होने के कारण लिख नहीं पाते हैं, आपको हम बता ही देते, समझा देते, आप समझ जाइए। अगला पॉइंट है कि पानी को अवशोषित यानी सोखने का काम होता है रूट हेयर का। यहाँ पर देख लीजिए, रूट हेयर का काम होता है पानी सोखने का, और परासरण विधि से क्या करता है, तो पानी को सोखता है। इसका विधि भी होता है। आपसे सवाल पूछेगा कि किस विधि से रूट हेयर पानी को सोखता है, तो आपका आंसर होगा परासरण विधि से, और ऊपर तक क्या करता है, पहुंचा देता है। अगर आप रूट कैप की बात करते हैं, जो सबसे निचली भाग होता है, इसका काम होता है मिट्टी को नीचे खोदना। अब बताइए कि रूट कैप क्या होता है, तो जड़ का सबसे निचला भाग होता है। और रूट हेयर जो होता है, जो ब्रांचेज देखने को मिलता है, वो रूट क्या होता है, हेयर होता है। तो रूट हेयर होता है परासरण विधि से जल को अवशोषित करना। और रूट कैप का काम क्या होता है कि सबसे जमीन को अंदर जाते हुए उसको खोदना। खोदते जाएगा तब तो सबसे नीचे जड़ जाएगा। रूट हेयर जो जल को अवशोषित करता है, रूट हेयर, इसको पता नहीं होता है कि पौधे को कितना पानी चाहिए। सबसे अच्छा बात है कि रूट हेयर जो होता है, ये परासरण विधि से जल को तो अवशोषित करता है, लेकिन इसको पता नहीं रहता है कि हमें कितना पानी लेना चाहिए, जिससे सभी पानी नीचे से सोख लेता है। फटाफट पानी क्या करता है, सोखते चला जाता है, और पौधा में क्या होता है, पानी ज़्यादा हो जाता है। इसको पता ही नहीं है कि हमको कितना, इसको कंट्रोल के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो क्या होगा, जितना जल मिलेगा वो सब का सब क्या करेगा, सोखते चला जाएगा। तो क्या होगा, तब उसके बाद होगा कि पौधा का पत्ती इस पानी को क्या करेगा, तो वाष्पोत्सर्जन विधि से क्या करेगा, तो ऊपर उड़ा देगा, और एक्स्ट्रा पानी को क्या करता है, उड़ा देता है। अब जो पौधा में जो पत्ती रहता है, वो क्या करता है कि वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पानी को क्या करता है, ऊपर उड़ा देता है। क्योंकि जो रूट हेयर होता है, वो अत्यधिक मात्रा में पानी को ज़मीन से खींच लेता है। तो ज़्यादा पानी होने के वजह से क्या होता है, पौधा में ज़्यादा पानी होता है, तो पत्ती क्या करता है, उसे उड़ा देता है। अब देखते हैं नोट। पौधे में उत्सर्जन का काम कौन करता है, तो पत्ती। पौधे में उत्सर्जन का काम करता है पत्ती। जैसे मानव में उत्सर्जन का काम कौन करता है, किडनी करता है, वैसे क्या करता है, पत्ती करता है। जैसे मानव में उत्सर्जन का काम जो पानी का जो फिल्ट्रेशन होता है कौन करता है, किडनी करता है, वैसे पत्ती का काम क्या होता है, किडनी की तरह। यानी आपसे सवाल पूछेगा कि पेड़ पौधा में किडनी की तरह कौन काम करता है, तो पत्ती काम करता है। ये क्या करता है, जल को बाहर कर देता है। यह वाष्प उत्सर्जन ज़्यादा होने से ऊपर बादल लग जाता है। अब ये बताइए कि अगर पौधा सबसे ज़्यादा जल वाष्प करेगा तो ऊपर बादल का निर्माण होगा कि नहीं। पेड़ पौधा ही जल को वाष्प के रूप में ऊपर छोड़ता है, उससे बादल बनता है, और बादल से बारिश होता है, जिससे क्या होता है, जिससे पानी वर्षा के रूप में नीचे गिरा देता है। बस वही बात है। पेड़ पौधा ही वर्षा कराते हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है कि वर्षा अपने आप होता है, जिसे बोलता है मेघ वर्षा कराता है। नहीं, पेड़ पौधा ही वर्षा कराता है, क्योंकि पेड़ पौधा क्या करता है, जल को वाष्पोत्सर्जन करता है, ऊपर उड़ा देता है। जब अत्यधिक मात्रा में पानी ऊपर चला जाता है तो बादल का निर्माण होता है, और बादल से क्या होता है, वर्षा का निर्माण होता है। कभी कभी पौधा इतना बड़ा हो जाता है, कभी कभी पौधा इतना बड़ा हो जाता है
या पेड़ में फल लग जाता है जिससे क्या होता है, एक जड़ संभाल नहीं पाता है। कभी कभी पौधा इतना बड़ा हो जाता है कि पेड़ में जो फल होता है जो लग जाता है उसे एक जड़ नहीं संभाल सकता है, तो उसके लिए कोई सपोर्टिंग की ज़रूरत होती है, यानी एडिशनल जड़ की ज़रूरत होती है। आपको पता है कि अगर पेड़ लंबा हो जाएगा, उसमें फल फूल लग जाएगा, तो पेड़ ऑटोमेटिक क्या होगा, भारी होगा। जब भारी होगा तो क्या एक जड़ उसको संभाल पाएगा? नहीं। तो उसे संभालने के लिए सपोर्टिंग जड़ की ज़रूरत होती है, जिसे एडिशनल जड़ कहते हैं। आप जानते हैं कि अगर आप पीपल का पेड़ देखे होंगे, पीपल का, तो उसमें बहुत सारा देखते होंगे सपोर्टिंग जड़ रहता है, बहुत सारा सपोर्टिंग ब्रांचेज रहता है। और बरगद के बारे में तो आप सब परिचित है। बरगद में तो ऊपर में भी सपोर्ट करता है, ऊपर में भी सपोर्ट करता है, नीचा में तो जड़ इसमें रहता ही है। अगर गन्ना की बात करते हैं तो गन्ना का जड़ में बहुत सारे नीचे ब्रांच होता है। अगर मकई का देखिएगा, मकई में ऊपर से भी जड़ ऐसे गया रहता है, नीचा में तो है ही, लेकिन ऊपर में भी जड़ क्या होता है, मकई में, मकई का पौधा में होता है। यानी जब मकई में बीज हो जाता है, जिसे बैल बोलते हैं, तो उसका क्या होता है, पौधा लंबा होने के कारण क्या होता है, भारी होता है, तो उसे एक्स्ट्रा जड़ की ज़रूरत होती है, जिसे एडिशनल जड़ कहते हैं। यहाँ तक समझ गए? आगे देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक क्या है, जड़ है। तो जड़ दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राथमिक जड़ और दूसरा होता है द्वितीयक जड़। प्राथमिक जड़ में क्या होता है, आप अभी भी जानते हैं कि इसमें क्या होता है, मूल रोम होता है, जिसे रूट हेयर बोलते हैं। रूट हेयर के साथ साथ इसमें मूसला जड़ होता है। कौन सा जड़ होता है? मूसला जड़ होता है। ये जो ऐसे लकीर की तरह खींचे हैं, ये मूसला जड़ होता है। ये क्या होता है, नुकीले होते हैं और मजबूत भी होते हैं, जिसे टैप रूट कहा जाता है। अगर द्वितीयक जड़ की बात करते हैं तो इसमें अपस्थानिक जड़ होते हैं, एडवांटेनियस क्या होता है, रूट होता है। यहाँ पर देख लीजिए कि मान लेते हैं कि ये क्या है, जड़ है, और ये सबसे नुकीला जड़ को बोलते हैं मूसला जड़। और इसके ऊपर में जो अपस्थानिक जड़ होते हैं, इसमें देखते हैं ब्रांचें, जैसे मकई के पौधा में देखिएगा कुछ इस तरह से क्या होता है, ऊपर से जड़ एक ब्रांच बना लेता है, जिसे अपस्थानिक जड़ बोलते हैं। अगर इस पौधा की बात करते हैं, अगर इस पौधा को देखिए तो सबसे नीचा में देखते हैं सीधी जड़, और ये जो देख रहे हैं कोननुमा संरचना, इसे बोलते हैं मूसला जड़। और बरगद के पेड़ में देखिएगा, पेड़ से नीचा भी एक ऊपर से नीचा क्या होता है, तो जड़ के जैसे ब्रांच लटके रहता है, जिसे अपस्थानिक जड़ बोलते हैं। मकई में ये होता है और बरगद के पौधा पेड़ में ये होता है। इतना बात समझ गए? चलिए आगे पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है कि बीज के अंकुरण के समय सबसे पहले क्या निकलता है, मूलांकुर निकलता है। पहले बता दिए कि बीज के अंकुरण के समय मूलांकुर सबसे पहले, उसके बाद क्या होता है, परांकुर निकलता है। यह सीधे नीचे की ओर बढ़ती है और मुख्य जड़ या मूसला जड़ का क्या करता है, विकास करता है। मूलांकुर ही क्या करता है, तो मूसला जड़ का निर्माण करता है, प्राइमरी रूट का निर्माण करता है। तो रूट में क्या क्या सब होता है, रूट में एक होता है मूसला जड़, दूसरा होता है अपस्थानिक जड़, तीसरा होता है आरोही जड़, और चौथा होता है अधिपाद जड़। मूसला जड़ तो आप समझ गए, टैप रूट क्या कहता है। उसके बाद अपस्थानिक जड़ की बात करते हैं तो ये दो तरह का होता है, एक होता है अवस्तंभ, एक होता है सब स्तंभ। आरोही जड़ की बात करते हैं, जैसे मनी प्लांट आप देखते होंगे, और पान का जो जड़ होता है वो आरोही जड़ होता है। देखते होंगे पान का जो पौधा होता है उसमें पत्ता के साथ साथ उसमें जड़ भी निकले रहता है, उसे आरोही जड़ बोलते हैं। आरोही का मतलब तो बढ़ते क्रम, जैसे उसका जो ब्रांच बढ़ते जाएगा आगे आगे, जिसे पौधा का जो सबसे, जिसे मुंह बोलते हैं, सबसे निकलते जाता है। और ये पान का क्या होता है, पत्ती जैसे होता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, तो ब्रांच निकलते जाता है, जड़। समझ गए? तो इसे मनी प्लांट और पान का जड़ में देखा जाता है, कौन, आरोही। अगला देखते हैं, चौथा जड़ क्या होता है, अधिपाद जड़। जब एक पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़ या पौधा उग जाता है, कभी कभी देखते होंगे कि पेड़ के ऊपर पेड़ उग जाता है, पौधा भी कहीं पर लग जाता है। तो पेड़ के ऊपर अगर पेड़ लग गया, पौधा हो गया, उग गया, तो उसे बोलते हैं आर्किड या अधिपाद जड़। उसे आर्किड भी बोल सकते हैं और अधिपाद जड़ भी बोल सकते हैं। परीक्षा में पूछ देगा आपसे क्वेश्चन, ये बताइए कि अगर एक पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़ उग गया तो उसे कौन सा जड़ कहेंगे, तो उसे अधिपाद जड़ बोलेंगे या आर्किड जड़ उसे कहते हैं। उसी पेड़ के जड़ को अधिपाद जड़ कहा जाता है। अगला होता है परजीवी जड़। आप देखते होंगे परजीवी जड़ क्या होता है, जिसे अमरबेल का पौधा में देखते होंगे, उसे
परजीवी जड़ कहते हैं, जो दूसरे पेड़ पौधा के ऊपर क्या करता है, पूरा छाप लेता है और दूसरे के जड़ पर क्या करता है, निर्भर रहता है। जैसे अमरबेल का पौधा होता है, आप अमरबेल के पौधा के बारे में परिचित जरूर होंगे। अब चलिए नोट में देखते हैं, जैसे आलू हो गया, सुथनी हो गया, ओल हो गया, इसमें क्या होता है, जड़ नहीं होता है, लेकिन इसमें तना होता है। कभी देखें आलू में जड़ होता है, लेकिन मेनली क्या होता है, उसमें तना होता है। गाजर हो गया, सलजम हो गया, मूली हो गया, जो नुकीले आकार के होते हैं उसमें जड़ होते हैं। नुकीले पदार्थ में नुकीले जो खाने वाले सब्जी होते हैं उसमें क्या होते हैं, जड़ होते हैं। जो गोल गोल टाइप का होता है उसमें जड़ नहीं होते हैं, केवल तना होते हैं। कोई भी चीज़ जो जिसे ज़मीन के अंदर होता है वो जड़ नहीं मानेंगे। जो ज़मीन के अंदर होता है ना, जैसे आलू हो गया, सुथनी हो गया, ओल हो गया, उसको जड़ नहीं मानते हैं। जैसे आलू हो गया, उसको जड़ नहीं मानते हैं, केवल तना मानते हैं। और इसका पहचान होता है नुकीला भाग। तो जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया, सलजम हो गया, जो नुकीला भाग होता है मिट्टी के अंदर उसमें जड़ होता है। तो समझ गया आप किसको जड़ बोलते हैं, किसको जड़ नहीं बोलते हैं। सवाल यहाँ से एक पूछ देगा कि इनमें से बताइए किसमें जड़ नहीं होता है, और ऑप्शन दे देगा जड़ वाला, और कहीं पर एक ऑप्शन डाल देगा आलू। तो आलू में जड़ नहीं होता, केवल तना होता है। अगला पॉइंट है कि पौधा में जाइलम एवं फ्लोएम क्या होता है, संवहनी ऊतक के तरह कार्य करता है। आपको पहले बताया कि जाइलम का काम होता है जल को अवशोषित करना, एक जगह से दूसरे जगह को पहुंचाना, और फ्लोएम का काम होता है भोजन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम होता है। इतना बात समझ गए। जाइलम जो होता है जड़ों द्वारा जो अवशोषित पानी होता है इसको विभिन्न हिस्सों में पहुंचाना। फ्लोएम का काम होता है जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनता है उसे सभी जगह पहुंचाना। जड़ का जो निर्माण होता है मूलांकुर से होता है। तना का जो निर्माण होता है परांकुर से होता है। बस इस पॉइंट को याद रखना कि जड़ का निर्माण होता है मूलांकुर से होता है, और तना का निर्माण क्या होता है, परांकुर। चूंकि परांकुर क्या होता है, तो ऊपरी भाग होता है परांकुर, और निचला भाग क्या होता है, तो मूलांकुर होता है, जिसे जड़ बोलते हैं। समझ गए। जड़ तो आप समझ गए। चलिए अब तना की बात करते हैं, स्टीम की बात करते हैं, तना की बात करते हैं। तना को समझते हैं आप। जड़ उम्मीद करते हैं सब समझ गए होंगे। अब तना की बात करते हैं, तो तना क्या होता है। तना का निर्माण होता है परांकुर से, अभी भी बताया, जो कि क्या होता है, ऊपरी भाग होता है। यह पॉजिटिव क्या होता है, फोटोट्रॉप होता है, सूर्य का प्रकाश, और नेगेटिव जियोट्रॉप होता है। इसमें शाखाओं को निकालने के लिए नोड या इंटरनोड की आवश्यकता होती है। तना में जो है शाखा निकालने के लिए नोड या इंटरनोड की आवश्यकता होती है, लेकिन जड़ में शाखा निकालने के लिए नोड और इंटरनोड की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये आपको पहले ऊपर बता चुके हैं। अगला पॉइंट चलिए देखते हैं। अगला पॉइंट है कि तना जो होता है, तना ये बाहरी छाल का निर्माण करता है। तना ही क्या करता है, तो बाहरी छाल का निर्माण करता है। जब पेड़ पौधा अपना पत्तियां नीचे गिरा देते हैं तब वह अपना भोजन तना में जमा करता है। देखते होंगे वसंत पंचमी के समय में जब नया नया पल्लव निकलते हैं पेड़ पौधों में, और उससे पहले जो पेड़ पौधा अपना पत्तियों को गिरा देते हैं तो क्या करता है, तना में अपना भोजन को स्टोर करके रखे रहता है। 1% भोजन का निर्माण तना भी करता है। अब बताइए, फोटोसिंथेसिस के वजह से या उसके जरिए पौधा तो भोजन बनाते ही है, लेकिन तना भी क्या करता है, 1% भोजन का निर्माण करता है। चलिए तना को देखते हैं। फोटोट्रॉपिक क्या होता है, तना पॉजिटिव होता है। जियोट्रॉपिक क्या होता है, तो निगेटिव होता है। नोड और इंटरनोड होता है तना में, जड़ में नहीं होता है। और प्रकाश संश्लेषण क्या होता है तना में, तो 1% होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में सीधे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं कि तना में जो छोटे छोटे फेर होते हैं जिसकी सहायता से लोग पेड़ पर चढ़ते हैं उसे नोड या इंटरनोड कहते हैं। अब
आपको जाकर पता चल गया है कि नोड और इंटरनोड क्या होता है। आप देखे होंगे कि पौधा का जो तना होता है और तना में छोटे छोटे जो फेर निकले रहते हैं, जिसके माध्यम से आप पेड़ को सबसे ऊपर चढ़ते हैं। जैसे आम का पौधा हो गया, पेड़ हो गया, तो उसमें क्या होता है, फेर निकले रहता है, और फेर पर जो है सो आप कदम पर कदम दे के, लात दे के ऊपर चढ़ते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं, फेर को नोड या इंटरनोड कहते हैं। तना हमेशा हवा में ही रहता है। तना क्या करता है, तो ये हमेशा हवा में रहता है। जैसे वायवीय तना हो गया, बड़े पेड़ पौधा में क्या होता है, वायवीय तना होता है। अर्धवायवीय तना जो होता है, जैसे घास हो गया, दूब में क्या होता है, अर्धवायवीय। और भूमिगत तना वैसा तना जिसका भूमि के अंदर रहता है, केवल पत्ती ही बाहर निकलते हैं, जैसे आलू का हो गया। तो आलू क्या होता है, एक भूमिगत तना होता है। आलू क्या होता है, एक भूमिगत तना होता है। उसमें जो होता है, केवल पत्ती जो होता है ऊपर में रहता है, और तना क्या होता है, नीचे में रहता है। तो भूमिगत तना का मतलब क्या हो गया, कि वैसा तना जिसका जिसका तना क्या होता है, भूमि के अंदर रहता है, उसे भूमिगत तना कहते हैं। जैसे आलू हो गया, ओल हो गया, अरबी हो गया, कंडा हो गया, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, ये सब क्या है, तो भूमिगत तना है। पूछेगा क्वेश्चन, इनमें से कौन से भूमिगत तना नहीं है, तो ये सब का सब भूमिगत तना है। जो नहीं रहेगा वो आपको डाल देगा। प्याज में जो होता है सल्फोनिक एसिड होता है, ये भी याद रखना। आलू और ओल को कंद कहते हैं। पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि निम्नलिखित में कौन से कंद है, तो आपको ये ऑप्शन न दे के ये सब ऑप्शन को डाल देगा। तो आपको याद रखना है कि आलू और ओल को कंद कहते हैं, लहसुन और प्याज को सलकंद कहते हैं, अदरक हल्दी को परकंद कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद कर लेना। अब देख लीजिए कि सबसे नीचा में क्या होता है, मूलांकुर होता है, बीज होता है। बीज के नीचे में क्या होता है, मूलांकुर। और बीज के ऊपर भाग में क्या होता है, तना। और तना के ऊपर भाग में क्या होता है, पत्तियां होता है। नेक्स्ट, अब हमने जड़ को पढ़ लिए, तना को पढ़ लिए, अब पत्ती को पढ़ते हैं। पत्ती क्या होता है, जिसे लीफ बोलते हैं। पत्तियों का मुख्य काम होता है भोजन बनाना। पत्ती का मुख्य काम क्या होता है, भोजन को बनाना और अतिरिक्त पानी को उड़ा देना, यानी वाष्प उत्सर्जन कर देना। भोजन बनाने के दौरान पत्ती क्या करता है, तो CO2 लेता है और O2 को क्या करता है, छोड़ देता है। CO2 लेता है और O2 को क्या करता है, छोड़ देता है। पत्तियां क्षैतिज रूप से चौड़ा विकास होता है। क्षैतिज रूप से क्या होता है, चौड़ा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा धूप उसे मिल सके। आप बोलिएगा कि सर पत्तियां चौड़ा क्यों होते हैं। चौड़ा इसलिए होता है क्योंकि उसे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाने के लिए उसे ज़रूरत पड़ता है। तो चौड़ा रहेगा तब तो ज़्यादा से ज़्यादा पौधा क्या करेगा, प्रकाश को अवशोषित करके क्या बोले करेगा, वो खाना बनाएगा, वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। जितना ज़्यादा चौड़ा पत्ती होगा उतना ज़्यादा धूप लगेगा, और जिन पत्तियों का साइज छोटा होगा उस पत्ती की संख्या क्या होता है, ज़्यादा होता है। आप देखे होंगे कि जिस पत्ती की साइज छोटा होता है उसमें ज़्यादा पत्तियां होती है, जिसका चौड़ा होता है, लंबा होता है, उसमें कम पत्ती देखने को मिलता है। क्लोरोफिल के कारण पत्ती का रंग क्या होता है, तो हरा होता है। क्लोरोफिल के कारण पत्ती का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। पत्ती वृंत का वह डंठल होता है जो पत्ती या फूलों को तना से क्या करता है, जोड़ता है। आप देखते होंगे जो डंठल होता है, जो डंठल होता है, जैसे मान लेते हैं ये क्या है, एक डंठल है, और यहाँ से पत्ती का क्या होता है, तो निर्माण होता है कुछ इस तरह से। तो यहीं पर लिखा हुआ है कि पत्ती जो होता है वो वृंत का, इसको वृंत बोलते हैं, जो पकरंतु होता है, वृंत का वो डंठल है, जो डंटा बोलते हैं, जो पत्ती या फूलों को तना से क्या करता है, जोड़ता है। पत्ती और फूल के तना से क्या करता है, तो जोड़ता है इसको। सुविधा न होने के कारण हम अच्छा से इसे ड्राइंग नहीं कर पाते हैं, तो आप इसे एडजस्ट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा हम कहना क्या चाहते हैं। अगला है कि पत्तियों के बीच में एक मोटी आकार की संरचना पाई जाती है, जिसे मिडरिप कहते हैं, जिसे मिडरिप कहते हैं। पत्तियों के बीच में एक मोटा आकार की संरचना होता है, जिसे मिडरिप कहते हैं। मिडरिप से ही पत्तियां क्या करती है, तो निकलती है। मिडरिप के बीच में क्या होता है, भेंस यानी सिरा जुड़ा होता है। अगला पॉइंट है कि जड़ जो होता है पानी को क्या करता है, तो खींचता है।
तना को देता है, तना से वृंत में जाता है और वृंत से मिडरीट पर आते हैं और पानी उसके बाद क्या करता है, शिरा में जाता है। यहाँ पानी के साथ साथ खनिज भी आते जाते हैं, जिससे क्या करता है, भोजन का निर्माण होता है। सबसे पहले जड़ क्या होता है, पानी को खींचता है, उसके बाद तना को देता है। तना जो है तो तना से क्या होता है, वृंत को मिलता है। वृंत से मिलने के बाद उसके मिड्री पर आते हैं और मिड्री से आने के बाद क्या करता है, भैंस में चला जाता है और भैंस में जाने के बाद पानी क्या करता है, साथ साथ खनिज को भी अवशोषित करके भोजन का निर्माण करता है। यानी पेड़ पौधा जो भोजन का निर्माण करता है उसमें भी क्या मिलता है, मिनरल्स मिलता है। तब तो पेड़ पौधा हरा भरा रहता है और उसका तेजी से विकास होता है। जैसे मनुष्य को मिनरल्स की जरूरत होता है, वैसे पेड़ पौधा को भी जरूरत होता है। अगला पॉइंट, पत्तियों का सबसे निचला भाग जो होता है वो एपिक्स होता है। पत्तियों का सबसे निचला भाग, ध्यान दीजिए पत्ती यहाँ पर हो रहा है, जड़ नहीं, एपिक्स होता है। बाहरी भाग को मार्जिन कहा जाता है, जो कोने के आकार के जैसे होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, एक क्या है, तना है, और तना में जो कोना होता है ना, ये वाला कोना, इसी को क्या बोलते हैं, तो मार्जिन कहते हैं। कंप्लीट पत्ती को लीफ ब्लेड कहा जाता है। कंप्लीट पत्ती को लीफ ब्लेड कहा जाता है। पत्तियों में भोजन बनाने के लिए एक गांठनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट किसको बोलते हैं, जो पत्तियों में भोजन बनाने के लिए जो गांठनुमा संरचना होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब देखिए, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। इसी पत्ती में छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसे रंध्र कहते हैं, जिसे रंध्र कहते हैं। रंध्र का काम ही होता है पानी को बाहर निकालना। नेक्स्ट पॉइंट, क्या मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्लास देखने में, बोर फील तो नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। साथ ही साथ ऑक्सीजन को क्या करता है, बाहर निकालता है, और साथ ही साथ CO2 को क्या करता है, ऑक्सीजन ले लेता है। और रंध्र का मुख्य काम होता है क्या, जल को बाहर निकालना। और क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, भोजन बनाने का कार्य में उपयोग होता है। छोटे छोटे छिद्र जो होता है वाष्प उत्सर्जन में काम आता है। और छोटे छोटे संरचना जिसे रंध्र कहते हैं, रंध्र को स्टोमाटा कहते हैं। गैसों का आदान प्रदान रंध्र कहलाता है। आप 10th क्लास में रचते होंगे कि पेड़ पौधा में गैसों का आदान प्रदान रंध्र से होता है। रंध्र के पास स्टार्च यानी मंड पाया जाता है और पत्तियों पर रंध्र बहुत ज़्यादा होता है। उम्मीद करते कि ये सब पॉइंट आपको समझ में आता होगा। अगला देखते हैं कि पूरा पत्ती पर रंध्र होने पर पूरे पत्ती पर स्टार्च पाया जाता है। तो पत्तियों पर स्टार्च पाया जाता है। दवाई का कैप्सूल जो होता है वो स्टार्च का बना होता है और स्टार्च को पता लगाने के लिए आयोडीन का प्रयोग करते हैं। आप 10th क्लास में एक अनुप्रयोग पढ़े होंगे कि पौधा के पत्ता या पेड़ के पत्ता में स्टार्च है या नहीं, उसे पता लगाने के लिए आयोडीन के घोल का प्रयोग किया जाता था। आप पढ़े थे तब आपको पता चल गया होगा कि आयोडीन क्या होता है, इसका घोल का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि स्टार्च का हमें पता लगाना है। अब देख लीजिए, ये जो डंठल होता है जिसे पकरंतु बोलते हैं, ये डंठल, ये जो डंठल होते हैं, ये डंठल जिसे बरंत बोलते हैं, इसमें गौर से देख लीजिए। तो ये क्या है, तो लीफ है, ये पत्ती का संरचना है। इसमें देखते हैं कि इस लीफ के अंदर, पत्ती के अंदर जो होता है, पत्ती के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जो मोटे छिद्र होते हैं इसे रंध्र बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। और स्टोमाटा में क्या होता है, स्टार्च होता है यानी मंड होता है। और इस पूरा को संयुक्त पत्ती कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। और ये जो बीच वाला जो हिस्सा होता है इसी को मिडरीप बोलते हैं, जिसे सरल लीफ, सिंपल पत्ती कहा जाता है। जब आप पत्ती को समझ लिए हैं तो आप बीज पत्र को भी आप समझ जाएंगे। कैसे, तो बीज पत्र क्या होता है, तो बीज पत्र जो होता है जालिकावत पत्ती होता है। जैसे आप पीपल का पत्ता देखे होंगे तो चौड़ा होने के साथ साथ ऐसे जाली नुमा होता है, इसमें ब्रांच बहुत सारा होता है। तो बीज पत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है जाली कावत जिसमें आम आता है, पीपल आता है, जामुन आता है, और दूसरा होता है एकांतर पत्ते जिसमें केला, धान, मक्का, खजूर। तो केला का पत्ता देखे होंगे कुछ इस टाइप से होता है, केला का पत्ता होता है कि नहीं, जिसे एकांतर पत्ता कहा जाता है। और जो आम का जो पत्ता होता है कुछ इस तरह से होता है, जालिकावत होता है। यह उत्तर भारत में पाया जाता है तो यह दक्षिण भारत में पाया जाता है। चलिए इसे डिटेल से नोट्स को देखते हैं।
इसमें जाली नुमा पत्ते पुराने ज़माने पर सीधा अक्षर लिखने के लिए ही दिखाता था कि अगर आपको सीधा अक्षर लिखना है तो जाली नुमा पत्ता को लेना पड़ेगा, जिसे ज्योग्राफिकल कल्चर के आधार पर हुआ था। जैसे अ आ क ख ग जो भी लिखते हैं तो जालिका पर ही आप लिख सकते हैं, एकांतर पर नहीं लिख सकते। एकांतर पर लिखने के कारण क्या होता है, फट जाता है। इसी कारण आप देखते होंगे जो आपके जो उत्तरी भारत में तो ये होता है, लेकिन दक्षिणी भारत में जहाँ पर कन्नड़ भाषा कुछ इस तरह से लिखा जाता है, उड़िया मलयालम, तो इसीलिए वहाँ पर कुछ इस तरह से भाषा को लिखते हैं ताकि केला के पत्ता पर फटे नहीं और उसे लिख सके। तो लैंग्वेज का भी आधार क्या हुआ, तो पत्ता के आधार पर ही लैंग्वेज का आधार हुआ है, जो साउथ और नॉर्थ इंडिया में भी बटा हुआ है। अगला बात देखते हैं कि जिसके पत्तियां जालिकावत होते हैं उसे द्विबीजपत्री कहते हैं, ठीक है ना। और जिसके पत्तियां जो है एकांतर होते हैं, केवल एक ही भाग होता है, उसे एक बीजपत्री कहते हैं। जैसे आम हो गया जिसमें फल बीज, ये द्विबीजपत्री होता है, और एकांतर में क्या होता है तो एक बीजपत्री होता है, यानी इस साइड का एक बीजपत्री और इस साइड का द्विबीजपत्री। अगला पॉइंट देखिए, सभी प्रकार के फल बीज की रक्षा करता है। सभी प्रकार के फल जो क्या करता है वो बीज का रक्षा करता है। आप ना फल तोड़ के नोच के खा जाते हैं, लेकिन फल का काम होता है बीज को सुरक्षा रखना। जैसे आम के अंदर क्या होता है, आम एक फल है और आम के अंदर क्या होता है, बीज होता है, जिसे गुठली कहते हैं। जैसे मूंगफली को आप खाते हैं तो मूंगफली तो पूरा सबूत में क्या होता है, फल होता है, लेकिन उसके अंदर जो जो चीज़ आप खाते हैं दाना, वही क्या होता है, बीज होता है। तो मूंगफली में आप फल को नहीं खाते हैं, बीज को खाते हैं। तो सवाल यहाँ से पूछता है कि निम्नलिखित में किससे आप बीज को खाते हैं, ऑप्शन में यही रहेगा। तो मूंगफली में आप बीज को खाते हैं, यहाँ तक समझ गए। अगला पॉइंट, बीज पत्र बीज के ऊपर क्या होता है, चढ़ा रहता है, जिसे कवर कहा जाता है। जैसे मूंगफली में क्या होता है, कवर रहता है। अगला पॉइंट, पत्तियों का स्थानांतरण जिसे प्रतांड कहा जाता है, जिसे एस्पायरिंग रूप ले लेती है। जैसे करेला हो गया, पौधा हो गया, परवल में क्या होता है तो एस्पायरिंग का रूप ले लेता है। और क्या होता है, पत्तियां पानी को उड़ा देते हैं। ये कहाँ, जैसे रेगिस्तान का जो भी पेड़ पौधा होता है क्या करता है, पत्ती को ज़्यादा उड़ा देता है, क्योंकि वहाँ पर गर्मी काफ़ी रहता है और पेड़ पौधा क्या होता है, सूख जाता है। इसका डीएनए पत्ती को आदेश देता है कि सभी पत्तियां मिलकर कांटा बन जा। अब जब सब पत्ता क्या करता है, पूरा देता है पानी को, तो पत्ता क्या सूख जाता है। और जब सूखने के बाद पत्ता खराब हो जाता है, नीचे गिर जाता है, तो वही क्या करता है, पत्तियां सब मिलकर कांटा बन जाता है। और कांटा से क्या करता है, जलवाष्प नहीं उत्सर्जन होता है। जैसे मरुस्थलीय जगह पर पेड़ पौधा देखते होंगे कि कांटेदार होता है। तो मरुस्थलीय जगह पर जैसे राजस्थान के साइड में जाइएगा तो वहाँ कांटेदार पौधा इसलिए मिलता है क्योंकि गर्मी के मौसम में पूरा का पूरा क्या करता है, पत्ती पानी को उड़ा देता है। जब पूरा पूरा पानी को उड़ा देगा तो पत्ती सूख जाएगा। जब पत्ती सूख जाएगा तो इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा एक जगह होकर सिकुड़ के वो क्या करता है तो कांटेदार पौधा का क्या करता है, निर्माण कर लेता है। इतना बात समझ गए। जैसे यहाँ पर देखते हैं कि जल के कमी से पत्तियाँ क्या करता है, तो जल की कमी, जैसे पत्तियाँ तो उड़ा दिया, जब सब दिन उड़ाते जाएगा तो जल का कमी होगा। जब जल का कमी होगा तो क्या होगा, कांटा का रूप ले लेगा। यांत्रिक सहायता से पत्तियाँ स्प्रिंग का रूप ले लेता है। जैसे सब्जी का पौधा हम देखते होंगे ऐसे स्प्रिंग का रूप ले लेता है। यहाँ तक समझ गए। तो आई होप कि आप इतने सारे बात को आप समझ लिए हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने के कारण इस वीडियो को यहीं से स्टॉप करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का आपका जो क्लास था ये आप समझ गए होंगे। आगे क्लास इससे जो यहाँ पर जो पर्णघट के बारे में पिक्चर प्लांट है, तो नेक्स्ट क्लास पिक्चर प्लांट से होगा। तब तक आप इस क्लास को एक बार नहीं 2 बार रिविजन कर लीजिएगा, जो आपके परीक्षा की इम्पोर्टेंस महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स होने वाला है, जो कि सीटेट में जो आप तैयारी करते हैं वो इन्हीं चैप्टर से ज़्यादा सवाल पूछते हैं। इससे नीचा भी आगे का पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाने के कारण बस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे आपको लेकर आएंगे। तब तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।